Acha. Anas, did you listen to the recording, last time's recording of meiosis? Yes, Miss Sunli. Acha. So were you able to understand? Was everything making sense to you? Yes, Miss. Acha. So is it possible that you can summarize the steps of meiosis 1 for us? Right? And what I'll do is that I'll put up the diagram. Just a minute. These are the diagrams of meiosis 1. Okay, you can see prophase 1, metaphase 1, telophase and anaphase 1, right? So can you summarize all of these right from the beginning with with a little introduction about what meiosis is actually? ओके मिस कोशिश करूँगा। Hmm. मियोसिस में मिस क्या कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन होता है जिसमें हैप्लॉइड दो टाइप के मियोसिस होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 जो होता है उसमें रिडक्शनल डिवीजन होता है जिसकी वजह से दो डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं हमारे पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ। और मियोसिस 2 जो होता है वो मतलब माइटोसिस की तरह ही होता है, उसमें क्रोमोसोम्स माइटोसिस की तरह बिहेव करते हैं। फिर हमने मियोसिस 1 किया था। मियोसिस 1 का फर्स्ट स्टेज अर्ली प्रोफेज 1, उसमें जैसे माइटोसिस में क्या कहते हैं क्रोमोसोम स्टार्ट अपीयरिंग वही होता है। फिर मिडिल प्रोफेज में जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं दे पेयर अप एंड प्रोसेस जो होता है उसे साइनेप्सिस कहते हैं। और जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का पेयर होता है उसे हम बाइवेलेंट कहते हैं या टेट्राइड कहते हैं। फिर उसके बाद लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप डिसॉल्व हो जाती है, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाता है और क्रोमैटिड जो होते हैं दे में फॉर्म कियास्मास नहीं कियास्मेटा, जिसमें वो क्या कहते हैं क्रॉसओवर हो जाते हैं क्रोमैटिड, जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन आती है हमारे पास। या फिर अलील्स जो होती हैं वो एनी पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बना लेती हैं जिसकी वजह से। फिर मेटाफेज 1 होता है अगला, जिसमें जो बाइलेवेलेंट्स अच्छा नहीं प्रोफेज के एंड में स्पिंडल फॉर्मेशन भी हो जाती है। मेटाफेज 1 में जो होता है जो बाइवेलेंट्स होते हैं या जो सारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो लाइन अप हो जाते हैं इक्वेटर पे और स्पिंडल जो होता है वो अटैच हो जाता है उनके सेंट्रोमियर्स पे। फिर एनाफेज 1 में होल क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या कहते हैं मूव टू द इक्वेटर, सॉरी मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शंस एट द पोल्स। और क्या कहते हैं ये माइटोसिस से इसलिए डिफरेंट होता है क्योंकि माइटोसिस में जो होता है सेंट्रोमियर्स डिवाइड होते हैं, लेकिन इसमें सेंट्रोमियर्स डिवाइड नहीं होते और होल क्रोमोसोम्स की मूवमेंट होती है यहाँ पे। लेकिन माइटोसिस में जो होता है उसमें क्रोमैटिड सिर्फ मूव करते हैं, इधर होल क्रोमोसोम्स मूव करते हैं। देन टेलोफेज 1 सेम एज माइटोसिस, टू न्यू न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है और क्या कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप वापस रिफॉर्म हो जाती है, न्यूक्लियस रिफॉर्म हो जाते हैं और हमें दो न्यूक्लियस मिल जाते हैं। Okay, and then telophase 1 is followed by cytokinesis separately in animal cells, but plant cells में straightly मतलब it will go straight from telophase 1 to prophase 2. ठीक है, ये तो पता होगा, सही है ना? अच्छा, now if you have understood meiosis 1, then there is no problem in understanding meiosis 2. Meiosis 2 is an exact copy of mitosis. The only difference is that her stage pe we will be having two cells. Like for example, um, in this diagram, let me just use my pen. Okay, in this diagram you can see prophase 2, and these are the two cells of prophase 2. Okay, acha. So in prophase 2, the same thing is happening. Nuclear envelope and nucleolus disperse, and centromeres are moving to the opposite poles. Exactly यही हो रहा था if we compare this prophase 2 with this prophase. Because in the prophase, basically यहाँ पे तो early, late और middle बताया है, लेकिन eventually the result that we get at the end of prophase is that the nuclear membrane breaks, centrosomes are moving to the opposite poles, and the nucleolus is also disappearing. So more or less the same thing is happening over here, right? Centrosomes and centrioles, they replicate, they move to the opposite poles, nuclear envelope, and the nucleolus disappear.
So there is nothing much as far as prophase 2 is concerned. Similarly, metaphase 2 में भी exactly वही है, that chromosomes are lining up across the equator of the spindle. ठीक है? Prophase 2 में कुछ भी वो नहीं होगा, crossing over and all, because all those very unique and special changes. Guys, I hope you can hear me clearly. Yes, miss. Right? All those unique and special changes, they only occur in meiosis 1. Meiosis 2 में तो बिल्कुल कुछ भी ऐसा वो नहीं होता. It's exactly the same as mitosis. तो mitosis में metaphase में क्या होता था? The chromosomes used to line up at the equator. वही हो रहा है. And the spindle has, you know, we can see that the spindle has formed. And on one end, these spindle fibers are attached to the centromeres, and at the other end, it is attached to the centrosome. Achha, and then moving on to anaphase 2. अच्छा, अब ये जो आपका mitosis होता था, if you open up your textbook and it is right in front of you, अगर आपको नजर आ रहा है कि now this anaphase 2 is similar to the anaphase of mitosis, because again, when we were comparing anaphase 1 with mitosis, Muiz, हमने क्या कहा था कि जो anaphase 1 है, what are the two differences between anaphase 1 and mitosis? आप बताओ Muiz. Miss, in like anaphase 1, like whole of the both of the whole chromosome move towards the poles. Basically, one of the differences that. ठीक है, तो And फिर माइटोसिस में क्या मूव हो रहा होता है? missed only the chromatids. Only the chromatids. Another difference between anaphase 1 and mitosis? It can be very easily seen. First point क्या लिखी हुई है? The centromeres do not divide unlike in mitosis. ठीक है? Yes, miss. अच्छा, आप मुझे बताओ मोइस, why don't the centromeres divide over here and why do they divide in mitosis? बड़ा ही logical सा इसका reason है, बताओ. Well, because gamete is not being formed in here, the cell नहीं, needs to इतना provide no 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 complete no genes. no. बहुत ही एक common sense वाला reason है. Beena, can you tell me why are the centromeres not dividing over here and why were they dividing in mitosis? Miss, in mitosis, individual chromatids were being separated, which were joined together via the centromere. However, over here, the whole chromosomes are being separated and they are not interconnected by a centromere. ठीक है, सही है, good. अच्छा, now Muiz, try to listen to this, try to understand this. अच्छा, यहाँ पे you can see one chromosome, right? You can see I'm putting a circle around it. One chromosome and you can see two chromatids, ठीक है? And you can see that they are joined by a single centromere. Since in anaphase 1, we want to pull whole chromosome to the opposite poles, so there is no division, there is no need of the division of the centromere. जैसे कि आपको इस डायग्राम में भी नजर आ रहा है, क्योंकि अगर आप इन दोनों को सेपरेट करना चाह रहे हो, राइट, इफ यू वांट टू सेपरेट दीज टू क्रोमैटिड्स ऐसे करके, तो अब ये हवा में फ्लोट तो नहीं करेंगे ना, दे नीड टू बी जॉइंड बाय अ सेंट्रोमियर लाइक दिस. अगर आप इसको अलग अलग कर रहे हो, ठीक है, so if you want to pull these individual chromatids to opposite poles, it is necessary that the centromere should divide, ताकि हर किसी के पास एक centromere हो, because centromere is needed so that that particular structure can be pulled by means of spindle fibers. समझ आ रही है बात मोइस? Yes, miss. ठीक है, so that is why this is a very starking feature or a very obvious feature of anaphase 1 is that the centromeres do not divide because उसकी कोई need ही नहीं है. Why is there no need? Because we don't want to pull chromatids to the opposite pole, rather we want to pull
क्रोमोसोम्स टू द ऑपोजिट पोल। तो जब क्रोमोसोम पुल हो रहा है तो सेंट्रोमियर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। बट इफ वी कंपेयर एनाफेज 1 with anaphase 2, anaphase 1 में we can see that now we are not pulling chromosomes to the opposite pole, we are pulling chromatids to the opposite pole. So since we are pulling chromatids, centromeres need to divide. ठीक है, अब उनको डिवाइड करना होगा बिकॉज हम क्रोमैटिड पुल कर रहे हैं. सो एज यू कैन सी सेंट्रोमियर्स आर डिवाइडिंग एंड द स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स दे पुल द क्रोमैटिड्स टू द ऑपोजिट पोल्स, जो कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, राइट? सो if you compare anaphase 1 with anaphase 2, you can say the difference between anaphase 1 and anaphase 2 is anaphase 1 whole chromosomes are pulled, anaphase 2 chromatids are pulled, anaphase 1 centromeres do not divide, anaphase 2 centromeres divide, right? Acha, now this cell which is in anaphase 2 will move into telophase 2. बिल्कुल वही है जैसे कि mitosis का telophase होता है कि the spindle starts to break down, the nuclear envelope has formed, and the cell membrane is trying to move inwards. ठीक है, ताकि finally telophase के बाद cytokinesis आ जाए और ये, for example, these two cells can completely divide like this, and these two cells can completely divide like this. And finally, we have the end result of meiosis being that we have 4 haploid cells. Okay? 4 haploid cells, each having the status of N. Okay? Each having the status of N. अच्छा, अब आती है सबसे challenging बात. In fact, वो शायद मैं बाद में कराऊं. Let's first do the features of meiosis. Okay? Which contribute to genetic variation. Look at all these diagrams very clearly and tell me which of the features do you think meiosis 1 में भी और meiosis 2 में भी, गौर से देखो बहुत सारे features हैं, that will contribute to genetic variation. This question is open to all. एक एक diagram में देखो, starting from the beginning. Hamza, are you there in the classroom? I think Hamza is not there. Miss, can you see because of the crossing over? That's from Okay. of chiasmata. Chiasmata, crossing over एक ही चीज है. Okay, before crossing over and chiasmata, was there anything in early or middle prophase 1 which we can say that contributed to genetic variation? This homologous chromosomes pair up, but they have different alleles. बिल्कुल, homologous chromosomes ये जो खामखा के pair हो रहे हैं, ये ऐसी तो they are not pairing up uselessly. This pairing up, or in other words, this process of synapses is also a reason for genetic variation. ठीक है, क्योंकि ये pair up होंगे तो फिर वो होगी ना crossing over. They will pair up. So the pairing of the homologous chromosomes, or in other words, the formation of the bivalent, is also one of the contributing factors to genetic variation. एक तो ये हो गया. फिर आपका chiasma formation हो गई, right? और crossing over, it's one and the same thing. अच्छा, metaphase 1 में, do you think there is anything which is happening in metaphase 1 that might contribute to genetic variation? Think about it, सोचो. मिस यहाँ पे वो वाले क्रोमोसोम्स लाइन अप हो रहे हैं जिनमें क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है ऑलरेडी, लेकिन लाइक नॉर्मल क्रोमोसोम्स नहीं है. अच्छा, ठीक है. Now see, होता क्या है कि in metaphase 1 you can see that these chromosomes are aligning at the equator. ठीक है. अच्छा, now how they align at the equator is completely random. For example, आप मुझे बताओ अनस, जैसे आप मैथमेटिक्स में करते हो ना permutation combinations, तो इसमें फॉर एग्जाम्पल इफ आई से देयर आर 4 क्रोमोसोम्स है ना, हम नंबर कर लेते हैं इनको 1 2 3 4, राइट? दिस इज वन वे बाय मींस ऑफ व्हिच दैट दे कैन लाइन अप. आप कोई दूसरा वे बता सकते हो जिसमें लाइन अप कर सकते हैं?
मिस कोई सा भी स्विच कर दें किसी के साथ। बिल्कुल, कोई सा भी दोनों स्विच कर दे blue कि अगर ऊपर है, दोनों blue अगर ऊपर है, दोनों ब्लू। like हाँ replacing 3 and 4. हाँ, okay, replacing 3 and 4, ठीक है, and replacing 2 with 1, right? So this means Yeah. that the chromosomes, when they align up, or when they are actually lining up at the equator, this lining up is completely random, ठीक है? इसके लिए I will show you a diagram and then it will make more sense. Let me show you that lining up thing. हाँ जी, in fact ये तो आप, हाँ, ये possibility 1 है. I think all of you can see the screen. Possibility 1 and possibility 2. Just look at the way how they are lining up. In fact, आपको जो है ना यहाँ पे जो lining up दिखाई है ऊपर जो सबसे first है, that is showing you metaphase 1, ठीक है? This one, let me just do it. 2 equally probable arrangements of chromosomes at metaphase 1. क्योंकि मेटाफेज 1 में तो हमारे पास एक ही सेल होता है ना, ये तो मेटाफेज 2 और एनाफेज 2 में हो जाता है कि 2 सेल्स होते हैं. सो let's say this was one of the way by means of which the chromosomes can line up at the equator. This is another way. इन दोनों में क्या फर्क है, गौर से देखो. The blue one is over here, right? And the red one is over here. The same is over here, ठीक है? And then over here the blue one is over here and the red one is on this side. लेकिन यहाँ पे ये switch over हो गए, right? So this property is known as independent assortment of homologous chromosomes. ठीक है? ये आपको independent assortment नजर आ रही है, meaning this is the way they assort themselves or align themselves, right? अच्छा, they are aligning themselves in a completely random manner, right? And not only at metaphase 1, but they will also align themselves completely independently at metaphase 2. जब वो metaphase 1 में randomly align हो सकते हैं, तो metaphase 2 में क्यों नहीं हो सकते, right? Now, look at this diagram very carefully. I hope all of you can hear me. कि इनकी इस रैंडम अलाइनमेंट की वजह से यू कैन सी, आप गौर से देखो सेल्स के अंदर क्या हो रहा है कि ओवर हियर वी हैड द पेयर्स ऑफ दीज होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है? मेटाफेज 1 से सेल मेटाफेज 2 में गया एंड यू कैन सी how many different varieties of cells we have obtained in metaphase 2. और finally जब वो gametes बनते हैं, right? Finally हम जब कहते हैं ना हमारे पास metaphase 2 में 2 सेल है, ये 2 सेल है, right? And when we have 2 cells, then this means at the end of meiosis 2, we should have 4 haploid gametes. So just look at the unique gametes that have been obtained. इसको गौर से देखो. And for, for purpose of your understanding, what I have done is that I have labeled, or I have also, put the names of the alleles on these homologous chromosomes ताकि आपको पता चले कि finally जो gametes हमें मिलते हैं, the end result of meiosis 2 or the final product of gametes that we get have got different alleles. ठीक है? For example, आप इसमें देखो, ये जो आपको gamete मिला है, which is a haploid cell, has the allele capital A, capital B. This has again capital A, capital B. But this has small a, small b, and this is small a, small b. Right? Whereas उस तरफ जो है, just because कि इनकी alignment different हुई थी, the variety of gametes are completely different. It is capital A, small b, capital A, small b, small a, capital B, and small a, capital B. Yes, guys, can you all hear me? Yes, Yes, miss. miss. Is this all making sense? कुछ समझ आ रहा है? गौर से उसको देखो, क्या हो रहा है यहाँ पे?
Nobody has to ask a question as far as this very important phenomenon is concerned. या सबको बहुत अच्छे से समझ आया है, किसी को कुछ भी नहीं समझ आया है. Yes, guys. मिस ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो आ गया मिस थोड़ा बहुत आ गया. अच्छा ये बताओ, come on Muiz, are these two chromosomes homologous? Yes or no? मिस इंडिविजुअली मिस यस दे आर homologous. मतलब ये homologous pair है ये वाला, the one which I have circled? नहीं मिस. नहीं, क्यों नहीं भाई? They look the same in size. They are नहीं मिस वो स्मॉल है. नहीं मैं इसकी बात कर रही हूँ बेटा. The big blue and the big red chromosome together, don't they make a homologous pair? Of course. Homologous chromosome की definition क्या थी? अनस आप बताओ. How do you describe a homologous pair of chromosomes? Miss, they have the same structure with the same genes, but alleles can be different. बिल्कुल. और इस definition में ये fit आ रहा है नहीं आ रहा अनस? जी मिस आ रहा है, सेम क्रोमोसोम है और एलील डिफरेंट है. हाँ, सेम मतलब सेम साइज ऑफ बोथ. ठीक है, दोनों एक ही साइज के हैं. एंड द अलील्स जो सेम है, उसका जो प्रूफ है वो डायग्राम से ये मिल रहा है कि ऑन द सेम लोकस. मुइज अब आप ये बात गौर से देखो. लेट मी जस्ट एनलार्ज दिस डायग्राम टू शो यू क्लियरली. दीज टू आर होमोलोगस क्रोमोसोम बिकॉज अगर हम देखें, एक मैं रूलर से यहाँ पे लाइन खींचूं, सो दीज आर ऑल द सेम लोसाई. ठीक है, और उन सब पे एक ही किस्म का जीन लगा हुआ है. allele may or may not be different, and that is why you see now comes your challenge of understanding meiosis and applying your knowledge of meiosis onto genetic crosses. अब याद रखो, जब आप कह रहे हो कि these are homologous chromosomes, so this means by definition they should have the same genes on the same locus. और ये बिल्कुल वही है. alleles may or may not be different. इसका मतलब मैंने, अब आप गौर से देखो, इन तमाम लोसाई पे मैंने A ही लगाया है. I haven't written like this. I haven't written A, B, B, because if I use a different letter, this means I'm referring to a different characteristic. ये कोई सी भी characteristic हो सकती है यहाँ पे. Let's say कि A was representing the characteristic which was, let's say, height. ठीक है, तो capital A हो गया, small a हो गया, right? But all are representing height, no matter they are dominant or recessive. ठीक. Another pair of homologous chromosome is this one. और इसमें भी proof मैंने कैसे दिया है? Muiz, can you tell me why do I say that this is a homologous pair of chromosome? Muiz? Miss because दोनों B हैं on the same locus. बिल्कुल, on the same locus we have the same genes. ठीक है, so अब आपको इन्होंने क्या किया है कि they have shown you कि when the cell is in metaphase 1, the homologous chromosomes, when they are lining up at the equator, they can line up in any way they want. ठीक है, अगर आपके पास एक सेल है तो कम से कम उसकी मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, यानी फॉर एग्जांपल एक सेल के अंदर इसमें हमने कितने पेयर्स लिए हैं? टोटली वी हैव 2 पेयर्स. दिस इज 1 पेयर एंड दिस इज 2 पेयर्स. ठीक है, हालांकि हकीकत में तो देयर आर 23 पेयर्स, है ना. 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है हमारे पास टोटल अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं. लेकिन फॉर पर्पस ऑफ ईज, इफ वी टेक इनटू अकाउंट ओनली 2 पेयर्स, तो हम ये कह सकते हैं कि इफ वी हैव 2 पेयर्स, द पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आर 2. ठीक है, अच्छा अब आप मुझे बताओ मोइज, इफ देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, व्हाट विल बी द पॉसिबल नंबर ऑफ ये आपके कॉम्बिनेशंस? It's 23 to the power of 23. एक सेकेंड, हम कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे मैथमेटिकली या ऐसे करेंगे? Yes, guys, आप मुझे बताओ. If I say that there are 2 pairs of homologous chromosomes and the possibilities of aligning at metaphase 1 is 2, ठीक है, mathematically. और second statement में आपसे कहूँ, now there are 23 pairs of chromosomes, तो कितनी possible combinations होनी चाहिए? It's 2 to the I think power of 23. exactly 2 to the power of 23. अब मुझे कैलकुलेटर में बताओ, आप कैलकुलेट करो 2 to the power of 23, क्या बनता है इसका आंसर? Come on.
Miss 83888608. 83888608. अच्छा अभी बताओ मुझे, मिलियन है, बिलियन है, क्या है ये? इस नंबर को पढ़ेंगे कैसे? 8388 It's almost 84 million. 84 million. Acha. Now look at this. Look at this amazing genetic variation, which is only due to the fact that the homologous chromosomes are pairing up at the equator in any random position as they want to. So do you think that this is also one of the contributing factors to genetic variation? Yes or no, Beena? Yes, miss. अब आप सोचें कि ये सिर्फ हम एक इंसान की बात कर रहे हैं, राइट? दिस इज विद इन द बॉडी ऑफ वन ह्यूमन बीइंग. Now, in every human being, whenever meiosis is taking place, all these possible combinations they are made. ठीक है, अब imagine करो ये सब कुछ 2 pairs में नहीं हो रहा. This is happening in 23 pairs. So now you can understand why human beings are so different from each other physically. ठीक है? So this is also one of the contributing factors for meiosis. The first factor was synapses. Second factor is crossing over. Third factor is independent assortment of homologous chromosomes at metaphase 1 and at metaphase 2. ठीक है, ये इस तरह का क्वेश्चन आता है आपका, इसमें ऐसे क्वेश्चन में भी आता है, एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू एक्सप्लेन टू द एग्जामिनर कि ये क्यों हो रहा होता है, व्हाई इज इट हैपनिंग, एंड हाउ, एंड यू हैव टू मेक अ कनेक्शन बिटवीन व्हाटएवर इज हैपनिंग एट मेटाफेज 1 to metaphase 2 and finally to to the obtaining of different kinds of gametes. अगर आप इन तमाम alleles को गौर से देखो तो सिर्फ इसलिए कि ये अलग अलग तरीके से अलाइन हो रहे थे, the kinds of gametes that you are getting are completely different. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 4 possible combinations of gamete. एक gamete जो है उसमें आपके allele हैं कैपिटल A कैपिटल B, another gamete is capital A small b, फिर एक है small a small b, and the fourth one is small a capital B. Now we have these 4 possible combination of gametes. ठीक है, अब लेट्स से कि ये सारे जो 4 possible combination हैं ये हैं sperms के. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम जब भी मियोसिस की बात करते हैं, वी से मियोसिस इज अ रिडक्शन डिवीजन एंड इट्स टेकिंग प्लेस इन गोनाड्स. आप ये बात बिल्कुल भी नहीं भूलना कि ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है, दिस इज हैपनिंग इन गोनाड्स. अब गोनाड का मतलब ये हुआ कि मियोसिस 1 and meiosis 2 is either happening in the testis or it is happening in the ovary. For example, let's assume कि अभी जो हमने सब कुछ किया है that's happening in the testis. तो इसका मतलब ये हुआ, हालांकि in the testis when the sperms are made, millions of sperms can be made at one time. तो अगर हम उन millions में variety देखें at one given time, this is the possible variety, 4 possible combination. और वो भी हम ये 4 possible combination किस वक्त बता रहे हैं, when we have only taken into account 2 pairs of homologous chromosomes. हमने 2 pairs से बात की थी, लेकिन in reality there are 23 pairs of homologous chromosomes. So you can imagine how many different kinds of gametes we can obtain. ठीक है, इसीलिए that's the reason why there is so much immense genetic variation as far as meiosis is concerned. ठीक है, अच्छा, now I'm sharing a Cambridge learning outcome. This Cambridge learning outcome I have taken, of course, from the Cambridge syllabus and from a textbook, a reference book जिसकी हमेशा मैं बात करती हूँ, Soper, right? I'm quoting from over there only. उसमें क्या लिखा हुआ है कि the students should very clearly understand that the homologous pairs of chromosomes randomly assort. This is how you're going to frame, this is how you're going to phrase it in your own words. बहुत सारे बच्चों को आता है लेकिन समझाना नहीं आता. The homologous pairs of chromosomes randomly assort at metaphase 1. This assortment is independent of other homologous pairs, so that it results in separation of alleles in different possibilities on the chromatids when meiosis 2 is complete. Is this making sense now?
हाँ जी, सब बताओ मुझे. Yes, miss. Right? So Yes, that miss. it results in separation of the alleles in different possibilities on the chromatids when meiosis 2 is complete, thereby resulting in genetically unique gametes. आप ये word use करोगे, genetically unique gametes. ठीक है? With that, I'll share a mark scheme with you. ठीक है? I think अब इसमें question क्या था मुझे बिल्कुल नहीं याद आ रहा. Just a minute, let me see what was the question. अच्छा, question नहीं याद आ रहा, but 2012 का है. I think they were talking about factors which were contributing to genetic variation. हाँ, I think genetic variation के factors ही थे. And you can see ये, it's question number 9, so most probably it's an essay question. ठीक है? Occurs during meiosis 1. अच्छा, अब ये different factors की बात कर रहे हैं. meiosis 1 के factors की बात, मतलब whatever factors are contributing to genetic variation, ये उसका stage भी आपको बता रहे हैं. So occurs during meiosis 1, crossing over between non-sister chromatids. अब आप देखें how precisely the words of these answers have been written. यानी कि जब crossing over की बात हो रही है, so you will always say it is taking place between non-sister chromatids. ठीक है? Not between sister chromatids. ये बात मैं पहले बता चुकी हूँ. Formation of a bivalent in prophase 1. That's also a factor that contributes to genetic variation. ठीक? अच्छा. At chiasmata, exchange of genetic material is occurring. अभी ये बात हुई थी कि whenever crossing over occurs at chiasmata, there is a exchange of genetic material. ठीक? अच्छा, इसको छोड़ दो अभी आप. Linkage groups are broken because अभी हमने linkage का topic नहीं किया है. You will understand this when we do linkage. ठीक है? But अगर हम इन सब points को दिमाग में रखें, so we can say that these points are leading to new combination of alleles. अब देखें allele का word underline हुआ है, which means the examiner wants you to use this word allele. New combination of alleles within each chromosome. किसकी वजह से? Crossing over की वजह से. Just because of crossing over, there is new combination of alleles, ठीक है, within each chromosome. And अब बात आती है independent assortment की. So independent assortment जब आप बोलोगे ना, you will say the independent assortment of homologous chromosomes or pairs. Each pair is lining up independently of the other on the equator during metaphase 1, resulting in gametes that are genetically unique. I hope all of you have understood, and if still there is a query, please share with me. क्योंकि अगर ये नहीं समझ आया तो कुछ भी नहीं समझ आया. Okay. I'll share first of all, on the screen, all of you can see differences between mitosis and meiosis. ठीक है? If you look at the first cell, जो पहला cell था, from which mitosis or meiosis was starting, more or less the cells look the same, except ये है कि meiosis के start में, there is pairing up, there is formation of synapses. लेकिन अगर आप number of chromosomes count करो, तो वो same ही है. Just look at this. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Same number of chromosomes. The only difference is, अब आप देखो prophase में अगर हम difference समझने की कोशिश करेंगे, so no pairing up of homologous chromosomes, pairing up of homologous chromosomes. Or in other words, no formation of bivalents, formation of bivalents. ठीक?
and then no crossing over in the prophase. Acha, chromosomes align at the metaphase plate in metaphase in mitosis. Here the tetrads are lining at the metaphase plate. This is a very important thing which I'm doing with you. Comparison of mitosis and meiosis, an important topic. यहाँ पे आपके अलग अलग से chromosome line up हो रहे हैं. Here these tetrads or bivalents are lining up at the metaphase 1. ठीक है? अच्छा. Anaphase, telophase जो है उसके differences we know about that. कि जो है mitosis के anaphase में there is division of centromeres and the chromatids are pulled to the opposite poles, whereas in the anaphase of meiosis there is anaphase 1 की जब हम बात कर रहे हैं the centromeres do not divide and the whole chromosomes are pulled to the opposite poles. ये इन्होंने शायद skip कर दिया है. And then finally the end result of mitosis is 2 cells, ठीक है, which will exactly look the same as the parent cell. बिल्कुल ऐसे ही लगेंगे वो. इसमें अच्छा मोइज, अब आप मुझे बताओ, मोइज दिस क्वेश्चन इज फॉर यू. डू यू अग्री कि these 2 cells are an exact replica of this parent cell? Yes or no? No, miss. Yes, miss. Yes, miss. पहले नो क्यों बोला और बाद में यस क्यों बोला? वो बस गलती से वो one single sister chromatids अलग अलग थे ना इसलिए. हाँ, बेसिकली सेम है, सिर्फ फर्क ये है कि ये आपको डबल इसलिए नजर आ रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन हैज टेकन प्लेस बिफोर इट. ठीक है. Now when this cell will go will enter into the cell cycle once again, तो ये भी डीएनए रेप्लिकेट, यहाँ इसमें भी डीएनए रेप्लिकेशन होगी और फिर ये बिल्कुल इसी तरह से लगेगा. राइट? अच्छा, रिमेंबर वन थिंग, एक बात आप लोग याद रखो कि although you can अभी जैसे just now Moise first said yes and no, the reason why he was saying first no and then yes was that the chromosomes which are appearing in this cell are single and over here they are double, but technically हम बोलेंगे इसको chromosome ही. याद रखो एक चीज कि this is also a chromosome, ठीक है, and this is also a chromosome. हालांकि ये chromatids ही आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन इस सूरत में when you are ending up with these daughter cells, you call them a single chromosome. Technically ये single chromosome ही है, सिर्फ फर्क ये है कि इसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हुआ है. तो that doesn't matter because most probably this cell will now enter into a new cell cycle where DNA replication will take place. ठीक है? The end product of meiosis 1 is 2 cells and the end product of meiosis 2 is 4 cells. ठीक है? अच्छा, meiosis 1 का जो आपको 2 cells नजर आ रहे हैं ना, इसमें अभी तक जो है ये separate नहीं हुए इसमें chromatids, right? यानी यहाँ पे you can see that all these are together, right? All the 4 chromosomes are together. So सिर्फ जो फर्क हुआ है metaphase 1 में and end of meiosis 1 में ये है कि हमने इन chromosomes को separate कर दिया. यहाँ पे 4 थे, 1 2 3 4. We have separated them into 2 chromosomes per each cell. But still we will say that they are not completely haploid. They are not N. When we will separate these chromatids, हम जब इसको अलग अलग कर लेंगे, then we will say that finally they are now haploid cells, 4 haploid cells. अच्छा, this is a very relevant, in fact अगर आपको एग्जाम के लिए रिवाइज करना हो तो आप यहाँ से करना, because this is your textbook Soper, reference book है Soper की biology की, right? And this very well explains the comparison of mitosis and meiosis 1. एक चीज याद रखनी है आपको कि एग्जाम में अगर comparison आता है तो फिर वो mitosis and meiosis 1 का आता है, because technically there is no difference between meiosis 2 and mitosis. अच्छा, इसको जरा आप गौर से पढ़ें and then we will discuss. Please go through this thoroughly.